Hello dear future doctors, welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear friends, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 1 पढ़े हैं, उनमें से बाय मिस्टेक स्लाइड में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, वो बाद में मैं सही कर लूँगा। हम लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग बात किए थे, पीनियल ग्लैंड की बात किए थे। आज अब हम लोग आगे समझ रहे हैं थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ 2 lobes लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये देखिए, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के दोनों साइड पर इनके 2 लोब होता है। देखिए, तो पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स, थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? बाइलोबल होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी इसके 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स हुआ करते हैं, ठीक है। इसके 2 लोब्स होते हैं, ये बाइलोब्ड ग्लैंड है। एक मिनट, थोड़ा सा कर लूं। तो कहता है थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब, यानी इसके 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, राइट। ये बाइलोब्ड है, 2 लोब है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। और ये बीच में ट्रैकिया है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ट्रैकिया है। ट्रैकिया के दोनों साइड में ये 2 लोब सिचुएटेड है। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैट कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। बाइलोब्ड होता है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड में लोकेटेड होता है। एक स्ट्रक्चर होता है isthmus। isthmus कनेक्ट्स बोथ लोब्स। इसके जो 2 लोब हैं, इन दोनों लोब्स को isthmus कनेक्ट करता है। किसके लोब को? किसके लोब को? थायराइड ग्लैंड के लोब्स को। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड की अगर कंपोजिशन की बात करते हैं, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ये 2 तरह के टिश्यू का बना होता है। कौन कौन से टिश्यू? 2 तरह के स्ट्रक्चर का बना होता है। एक होता है फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक तो फॉलिकल सेल होता है, 2 स्ट्रक्चर होता है, फॉलिकल सेल और स्ट्रोमल टिश्यू। जो फॉलिकल सेल हैं, ये एक कैविटी में इनक्लोज रहता है, जो 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। और ये जो फॉलिकल सेल हैं, फॉलिकल सेल ही 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, T3 एंड T4। T3 जिसे क्या कहते हैं? T3 टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, ट्राई आयोडोथायनाइन। 3 है ना, ट्राई आयोडो, T3 का मतलब क्या होगा? ट्राई आयोडो थायराइन। और T4 टेट्रा आयोडो थायराइन। तो समझ ली, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड है, जो ट्रैकिया के दोनों लोब पर, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में सिचुएटेड होता है। isthmus इसके दोनों लोब को कनेक्ट करता है, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये फॉलिकल सेल और स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। फॉलिकल सेल 2 तरह का हो सकता है। फॉलिकल सेल 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, फॉलिकल सेल 2 हार्मोन सेक्रेट करता है,
ट्राई आयोडोथायराइन और टेट्रा आयोडोथायराइन। अच्छा, अब आगे इसके बारे में कहता है आयोडीन। आयोडीन इसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। आयोडीन बहुत जरूरी है इनके, ये जो इनका जो हार्मोन सेक्रेशन है, ये जो हार्मोन सेक्रेशन है, चाहे T3 की बात करें, T4 की बात करें, यानी चाहे ट्राई आयोडोथायराइन की बात करिए या टेट्रा आयोडोथायराइन की बात करिए, दोनों हार्मोन के सेक्रेशन के लिए आयोडीन काफी इसेंशियल है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स कॉल्ड ग्वाइटर। अब कहता है कि सपोज कीजिए कि किसी के डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। क्या बेटा? आयोडीन की डिफिशियंसी। तो कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसके कारण क्या होता है? थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होता है, बड़ा हो जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। और जो डिजीज होता है इसको कहते हैं थायराइड और ग्वाइटर। अब देखिए क्या होता है। आपने सुना है आयोडाइज्ड सॉल्ट की काफ़ी ऐड हुई, काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। अब मार्केट में सबको कहा जा रहा है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट लीजिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो पहले नेचुरल न्यूट्रिएंट्स था वो उसकी कमी हो रही है और हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता हो रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है भाई आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज कीजिए। क्यों आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज कीजिए? क्योंकि आयोडीन का एक सोर्स होता है सी फूड, और सी फूड जल्दी मिलता नहीं है, तो दूसरा सोर्स होता है उसको डायरेक्टली लेना। तो इसलिए सॉल्ट ट्रीटेड विद आयोडीन और आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि आयोडीन की डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो क्या होता है? थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, यानी गला सूज जाता है, यहाँ पर गला सूज जाता है। तो उस डिजीज को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। तो ग्वाइटर इज अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। ग्वाइटर की अगर बात करें तो ग्वाइटर इज अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड caused due to deficiency of iodine in the food। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड। चलिए ये हम लोग समझे। अब कह रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म। दो तरह की, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। अब इसमें बात की जा रही है हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। इसके कारण डिजीज कौन सा हो गया? लीड्स टू इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड और ग्वाइटर। अब हम लोग बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की। किसकी बात करेंगे बेटा? हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। चलिए, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? ये देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काउ defective development and maturation of growing baby leading to stunted growth और क्रेटिनिज्म। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है मीन्स अगर थायराइड ग्लैंड कम एक्टिवेट होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी है, तो इसके कारण जो बेबी होता है इसमें इट रिजल्ट्स इन पहला क्रेटिनिज्म और स्टंटेड ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है बच्चे का।
बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं होता। ध्यान रखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की कमी होती है, गर्भवती माता है, खाने के दौरान आयोडाइड सॉल्ट नहीं ले पाती है ढंग से, तो उनके कारण उनका जो बेबी जो डेवलप होगा वो बेबी क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ का होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट प्रॉपर ग्रोथ उसका नहीं होगा, ग्रोथ में कमी रह जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे क्रेटिनिज्म। उसके साथ साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट कम होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। बहुत से आप में से आसपास आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा कि जिनको जल्दी याद नहीं हो पाता है, खूब रट्टा मारना पड़ता है, एवरेज मेंटल आईक्यू कम होता है। तो उन सबका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थी, जब उनका डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस दौरान मदर के फूड में आयोडीन की कमी थी। देयर वाज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्टेड इन मेंटल रिटार्डेशन। इसके साथ लो इंटेलिजेंस कोशिएंट आ गया ना, लो आईक्यू कम रहता है, सामान्य से कम बुद्धि होती है। अब नॉर्मल स्किन देखने को मिलता है। अब नॉर्मल स्किन, चाहे स्किन होता है फटा फटा सा रहता है, स्किन डेवलप नहीं होता है, स्किन सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है, तो अब नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। डीप म्यूटिज्म, ऊंचा सुनने की बीमारी, साफ नहीं बोल पाना, हकलाना भी कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। इन एडल्ट वोमेन, अब ये तो हो गया केस कब कि अगर थायराइड की हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिला, थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी देखने को मिला, कब, जब वो मां के गर्भ में था, जब उनका डेवलपमेंट हो रहा था। अब अगर वो एडल्टहुड, कोई फीमेल एडल्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, 15 साल 16 साल की हो जाती है, 17 साल की हो जाती है, और उस दौरान इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, उस दौरान अब उनकी बॉडी में थायराइड की कमी हो जाती है। तो इसका तो इस दौरान जो सिम्टम देखने को मिलता है वो सिम्टम होता है बेटा, वो सिम्टम होता है इरेगुलर, वो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका इरेगुलर होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका पीरियड इरेगुलर होता है, 2 महीने पर आता है, 3 महीने पर आना। तो ये होता है कब, जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है एडल्टहुड में, जब हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्टहुड में हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू कैंसर थायराइड gland or due to development of nodules of thyroid gland, rate of synthesis and secretion of thyroid hormones is increased abnormally high level। अब इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो ये केस है, एक तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है कम होता है, थायरॉक्सिन कम बनना। अब हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायरॉक्सिन का ज्यादा बनना, थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज होना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म किसके कारण हो सकता है, रीजन, इसकी काउजेज क्या हो सकती है, तो इसकी काउजेज हो सकती है थायराइड कैंसर, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया। अच्छा, कैंसर क्या होता है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, abnormal growth of thyroid gland, growth of thyroid gland। कैंसर सेल का मतलब क्या होता है, कैंसर सेल का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप लोग? तो कैंसर सेल वैसा सेल होता है जो डिवाइड होता रहता कंटिन्यूअसली। देखिए, हर सेल की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी होती है कि उसकी डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन लिमिट होती है, नंबर ऑफ डिवीजन लिमिट होती है। जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन के दौरान ही उनका जो न्यूक्लियस है
उसमें वो प्रोग्राम हो जाता है कि कितनी बार उनको डिवाइड करना है, उसके बाद उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। लेकिन किसी कारण, रेडिएशन के कारण, जैसे हाँ कि ना थायरॉक्सिन के कारण क्या होता है, वो प्रोग्रामिंग नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है, उसको कहते हैं कैंसर। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण क्या हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है, या फिर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड, मीन्स नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड, मीन्स थायराइड ग्लैंड में छोटे छोटे गांठे उभर आते हैं, छोटे छोटे दाने जैसी रचना हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मली हाई हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, रिजल्ट्स इन abnormally high secretion of thyroxine from thyroid gland, यानी थायराइड ग्लैंड सुपर एक्टिव हो जाता है। थायराइड ग्लैंड या इसी को हम लोग कहते हैं, नाम ही आ गया हाइपरथायरॉयडिज्म, नाम ही आ गया हाइपरथायरॉयडिज्म, मीन्स हायर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा थायराइड सेक्रेशन करने लगता है, विच एडवर्सली अफेक्ट फिजियोलॉजी। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, increase basal metabolic rate, weight loss या ग्रेव्स डिजीज। अब अगली कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है, अगली कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा भी जान लीजिए। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज। इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या है, एक तरह का हाइपरथायरॉयडिज्म है, एक तरह का हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होता है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक में है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है भाई, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इनका मेटाबॉलिज्म बॉडी में बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। एंड वेट लॉस। अच्छा, ये इतनी चीजें आपको याद रखना है ग्रेव्स डिजीज के बारे में। ग्रेव्स डिजीज क्या है, ग्रेव्स डिजीज क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म का फॉर्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, आईबॉल प्रोट्रूज हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, ये ग्रेव्स डिजीज के बारे में क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म का एक फॉर्म है, जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, आईबॉल प्रोट्रूज हो जाता है, छोटा हो जाता है,
और वेट लॉस देखने को मिलता है। थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑल्सो सपोर्ट प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन। इसके साथ ही साथ जो थायराइड हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ और इट ऑल्सो कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है जिसे एनर्जी मिलती है उसको ये कंट्रोल करता है। प्रोटीन एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए इसके बारे में एक बार फिर समझ लीजिए। ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर हाइपरथायरॉयडिज्म का फॉर्म है जिसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल देखने को मिलता है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ जाता है, वेट लॉस देखने को मिलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है, सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? थायरॉक्सिन। अच्छा, थायरॉक्सिन क्या करता है? आरबीसी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। मतलब वाटर आयन इलेक्ट्रॉन, वाटर प्लस आयन, इसी को कहते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। थायराइड ऑल्सो सेक्रेट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन दैट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ये थायराइड हार्मोन एक तरह का और हार्मोन सेक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड एक तरह का और हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बेटा? थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी क्या है? सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। ये क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है। उसके बाद क्या कहता है? ये क्या करता है? क्या रेगुलेट करता है? कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कैल्शियम आयन को कंट्रोल करता है, Ca2+ आयन को कंट्रोल करता है। कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। वो तो थायराइड ग्लैंड की बात हो गई। अब बात करते हैं एक दूसरे हार्मोन की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पैराथायराइड। किसकी बात करेंगे? पैराथायराइड। किसकी बात करेंगे? पैराथायराइड। ठीक है बेटा? पैराथायराइड चलिए, पैराथायराइड क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखिए, अब एक बार फिर से उसकी लोकेशन की बात कीजिए। यहाँ आ जाइए, स्लाइड पे आइए, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं आगे तो कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है,
और इसके ठीक पीछे बैक साइड में कौन सा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका फ्रंटल भी है और ये बैक भी है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे बेटा? पैराथायरॉयड ग्लैंड की। पैराथायरॉयड ग्लैंड इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन बैक साइड ऑफ थायराइड। लोकेशन बैक साइड ऑफ थायराइड। इस थायराइड के बैक साइड में होता है वन पेयर ईच इन 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये पैराथायराइड है, दोनों लोब के बैक साइड में है ना। वन पेयर इन ईच साइड ऑफ 2 लोब। 2 लोब हो गया ना, ये देखिए ये थायराइड का लोब हो गया। तो दोनों लोब में एक एक पेयर स्थित होता है। इट सेक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कौन क्या सेक्रेट करता है? ये क्या सेक्रेट करता है बेटा? ये सेक्रेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, ये सेक्रेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। इसका सेक्रेशन कौन रेगुलेट करता है? सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन इन ब्लड। अगर कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेज Ca2+ लेवल इन द ब्लड। PTH है ना, सेक्रेट इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ CO2+। अच्छा, इसके साथ ही साथ PTH क्या करता है? कैल्शियम आयन की मात्रा को बढ़ा देता है, Ca2+ आयन को बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ बोन पर काम करके ये बोन रीएब्जॉर्प्शन या डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन को स्टिमुलेट करता है। PTH स्टिमुलेट क्या करता है? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी बोन के जो मिनरल्स है, बोन की मिनरल्स की डेंसिटी को कम कर देता है। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, reabsorption of CO2 by renal tubules increases CO2+ absorption from the digested food. PTH is a hypercalcemic hormone, increases blood Ca2+ level, यानी ये डीमिनरलाइजेशन को बढ़ाता है। अब इन द नटसेल PTH पैराथायरॉयड हार्मोन की बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। अब ये दे सकता है हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन? मतलब जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज कर देता है। हाइपर कैल्सियमिक का मतलब कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने वाला। तो हाइपर कैल्सियमिक along with TCT plays significant role in calcium balance, helps in maintaining क्या बेटा? कैल्शियम बैलेंस, Ca2+ बैलेंस। तो ये इतना हमको समझना है किसके बारे में? पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। चलिए अब आगे हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा, लंग्स के बीच में, लंग्स के पीछे सिचुएटेड रहता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसकी पहले लोकेशन कहाँ पर स्थित है बेटा? लोकेशन कहाँ है? बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, लंग्स के बीच में
लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे। देखिए ये दोनों लंग्स है ना, दोनों लंग्स है ना, इस लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड है। अच्छा, ये क्या करता है? हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये क्या करता है बेटा? इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है थाइमस, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन नामक हार्मोन सेक्रेट करता है। जो अब थाइमोसिन का रोल ऑफ थाइमोसिन, रोल ऑफ थाइमोसिन, थाइमोसिन। देखिए बेटा एकदम ध्यान से पढ़िए, इस चीज को कंसंट्रेट हो। देखिए अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए जितना ज्यादा पढ़ लीजिए। मैं चाह रहा हूं जितना ज्यादा मैं कर लूं। इच सेकंड इज क्रूशियल, क्योंकि अब गिनकर 40 से 45 दिन बच रहे हैं। तो कह रहा है कि थाइमोसिन सेक्रेट कौन करता है? सेक्रेटेड बाय, याद रखिएगा, सेक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? थाइमोसिन। ये इसका रोल क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में थाइमोसिन का हेल्प का काफी रोल होता है। और ये किसमें इसका रोल है? टी लिम्फोसाइट क्या करता है? प्ले रोल इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इससे हम इम्यूनिटी, हेल्थ एंड डिजीजेज में एक बार फिर से बात करेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, हॉर्मोनल इम्यूनिटी के बारे में। थाइमोसिन प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, और ये क्या करता है? प्रोमोट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, प्रोमोट्स एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को प्रोमोट करता है। अच्छा, टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, और टू प्रोवाइड, तो ये दोनों तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब देखिए जो थाइमोसिन है, थाइमोसिन का दोनों तरह के इम्यूनिटी में रोल है। अगर टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करेगा तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कर देगा। यदि ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का ही क्या हो गया? ये याद रखिएगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। कोई जर्म्स है अब इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना, उसे लड़ने वाली सेल्स को बनाना एंटीबॉडीज कहलाता है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है। तो ये जो थाइमोसिन है, थाइमोसिन क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, ठीक है। अब इसीलिए आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमें कोई इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में एक गिल्टियाँ बढ़ जाती है। यहाँ पर ये जो गिल्टियाँ है ना, ये स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पर गांठे से बढ़ जाती है। तो वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन रिलीज करता है, और थाइमोसिन रिलीज करने के लिए
जरूरी होता है कि उसकी साइज को वो बढ़ा दे तो वो सुपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको टी लिम्फोसाइट्स को बढ़ाना होता है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। ठीक है। एज ए रिजल्ट रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड, अब कहता है क्या कि जैसे जैसे व्यक्ति ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे एज के साथ थाइमस डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, थाइमस कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो कह रहा है थाइमस गॉट डीजेनरेटेड विद एज, थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट्स विद एज, डीजेनरेट्स विद एज के साथ साथ ये डीजेनरेट होने लगता है, इसका क्षरण होने लगता है, कमी होने लगती है, जिसके कारण इनका ओल्ड पर्सन का इम्यून पर्सन क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो ये हम बात किए थायराइड ग्लैंड की बात किए। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, आपने देखा गुस्सा आता है तो कैसे बॉडी रिएक्ट करता है, आपका गुस्सा आता है तो कैसे रिएक्ट करता है, कोई बोलते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है, डांटते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। दो तरह का रिएक्शन होता है, एग्रेसिवनेस आता है। आपने देखा है कि जब आपके कोई डेंजर महसूस होता है, कोई खतरा महसूस होता है तो आपके बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जा रहे हैं, कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई पीछे पड़ गया, कुत्ता खदेड़ने लगा तो बहुत तेजी से भागने लगते। इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है, इतनी शक्ति कहाँ से आती है, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब गुस्सा करते हैं तो कुछ लोगों का चेहरा लाल लाल हो जाता है, वो आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंखें बड़ी बड़ी निकल आती हैं, वो बिल्कुल सी। तो क्यों होता है? ऑल आर ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एड्रिनलिन इन द ब्लड secreted by adrenal gland present on kidney. A pair of adrenal gland, one above each kidney. हमारे बॉडी में दो किडनी है बेटा, दो किडनी। कितनी किडनी? दो किडनी, दो किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? दो तरह के टिश्यू होते हैं, एड्रिनल मेडुला और बाहर एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड लोकेशन कहां है? लोकेशन अबव ईच किडनी, अबव बोथ किडनी, दोनों किडनी के ऊपर लोकेशन है। कंपोजिशन किस चीज का बना होता है, किस चीज का बना होता है? एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला टिश्यू और एड्रिनल मेडुला अंदर वाला। एड्रिनल मेडुला दो तरह का टिश्यू है ना, टिश्यू जिसमें प्रेजेंट है। दो तरह के टिश्यू है, कौन कौन सा बेटा? एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेडुला एंड बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स। अंडर प्रोडक्शन, अब अगर एड्रिनल ग्लैंड की अंडर प्रोडक्शन हो, एड्रिनल ग्लैंड की अगर अंडर प्रोडक्शन हो, अंडर प्रोडक्शन हो यानी एड्रिनल ग्लैंड कम हार्मोन रिलीज करे तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है, घट जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ऑब्टेन होना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? बदल जाता है। एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग यानी कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, कमजोर हो जाता है, फैटिग होने लगता है, चक्कर आने लगता है। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एडिशंस डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? एडिशंस डिजीज। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? एडिशंस डिजीज, ADDISSONS, एडिशंस डिजीज। एडिशंस डिजीज क्या है? डिजीज कॉज्ड बाय द
अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड रिलीजिंग लोअर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग। फिर से एक बार समझिए, एड्रिनल ग्लैंड की अंडर एक्टिविटी के कारण, एड्रिनलिन के अंडर प्रोडक्शन के कारण, एड्रिनलिन के कम रिलीज होने के कारण कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का घटना, बहुत ज्यादा कमजोरी आना, चक्कर आना, क्या कहलाएगा? एडिशंस डिजीज कहलाएगा बेटा जी, एडिशंस डिजीज कहलाएगा। एड्रिनल मेडुला की बात कर रहे हैं। एड्रिनल मेडुला की बात अगर करेंगे तो कहता है एड्रिनल मेडुला दो तरह का हार्मोन सेक्रेट करेगा, एड्रिनलिन और इपिनेफ्राइन और नोर एड्रिनलिन और नोर एपिफ्राइन। एड्रिनल मेडुला की बात करें, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट थे ना, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, याद रखिएगा। एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन रिलीज करता है, कौन कौन? एड्रिनलिन और इपिनेफ्राइन, इपिनेफ्राइन और नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और नॉर इपिनेफ्राइन, नॉर इपिनेफ्राइन दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है एड्रिनल मेडुला। दोनों को कॉमनली क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइंस। क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है? कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन। क्या बेटा? कैटेकोलामाइन, 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 कैटेकोलामाइन। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response of stress and emergency, so it is called emergency hormone और emergency of fear and fight। ये जो दोनों हार्मोन है, कौन कौन? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। कौन कौन सा हार्मोन बेटा? एड्रीनलिन, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन also called hormone of fear or fight, hormone of fear or fight, यानी इमरजेंसी से लड़ने में मदद करता है। इस दौरान खूब ताकत आ जाती है, आदमी जोर जोर से बोलने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है, जम्बोहें खींचने लगता है, मारने पर उतारू हो जाता है। सामान्यतः आप कह सकते हैं कि जो राक्षस थे, असुर थे, दानव थे, हिंसक जो पशु थे, उनमें एड्रीनलिन बहुत ज़्यादा और नोर एड्रीनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने के कारण उसमें एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है। ये ऑल्सो इंक्रीज अलर्टनेस, इट इंक्रीजेज अलर्टनेस, अलर्टनेस को बढ़ाता है, इंक्रीजेज अलर्टनेस। अलर्टनेस को बढ़ा देता है, हाइपर एक्टिविटी करता है। पैपिलरी डाइजेशन, प्यूपिलरी डाइजेशन, आई का जो प्यूपिल होता है वो बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, फैल जाता है। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, बाल रोएं खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा ज्यादा डर जाने पर रोएं खड़े हो जाना है। स्वेटनिंग, पसीने ज्यादा आने लगते हैं। इसके साथ ही साथ क्या हो जाता है? इंक्रीजेज हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ जाता है। फिर क्या हो जाता है? इट इंक्रीजेज ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन,
ये सब बढ़ जाता है। यानी किसी तरह से ऐसी मैकेनिज्म तैयार हो जाती है कि ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स ये भी बढ़ जाता है, मसल्स ये सब बढ़ जाता है। ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, है ना, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एड्रिनल मेडुला दो तरह का हार्मोन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर, इसको हम लोग क्या सा हार्मोन कहते हैं, हार्मोन ऑफ फियर और फाइट। अलर्टनेस बढ़ाता है, पैपिलरी आई का जो प्यूपिल है उसका डायलेशन बढ़ाता है, उसको फैला देता है। उसके बाद बढ़ा देता है। फिर ये क्या करता है, पाइलो इरेक्शन करता है, पाइलो इरेक्शन करता है यानी राइजिंग ऑफ हेयर, बाल खड़ा हो जाता है इसके कारण, राइजिंग ऑफ हेयर। स्वेटनी, पसीने आने लगते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ ग्लाइकोजेन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, लिपिड और प्रोटीन ज्यादा टूटने लगता है। कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन पैदा होने लगता है जिसके कारण बॉडी को अधिक से अधिक एनर्जी मिले और वो जो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुआ है उससे वो लड़े, चाहे उसे भागना पड़े, दौड़ना पड़े, लड़ना पड़े या जो भी करना पड़े, इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने में मदद करता है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं हार्मोन ऑफ फियर और फाइट, हार्मोन ऑफ फियर और फाइट। अब उसके बाद नहीं, अभी इसी में और रह गया था। अब इसके साथ ही अब कह रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं। जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, सबसे अंदर वाला इनर लेयर क्या कहलाता है बेटा, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिक्यूलेरिस। दूसरा मिडल लेयर, बीच वाला मिडल लेयर, मिडल लेयर और जोना फैसिक्यूलाटा, जोना फैसिक्यूलेटा और इनर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना ग्लोमेरुलेसा। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं। अंदर से बाहर की ओर जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिक्यूलेटा और जोना ग्लोमेरुलेसिस। याद रखिएगा, कभी आपको इनकी ऑर्डर पूछ सकता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर के ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो बाहर से जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिक्यूलाटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या क्या, जोना रेटिकुलरिस अंदर की ओर, बीच वाला जोना फैसिक्यूलाटा और बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलेटा, है ना, ग्लोमेरुलोसा। एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रेट मेनी हार्मोन, इसको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। व्हाट इज कॉर्टिकॉइड्स, 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 कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है बेटा, कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, हार्मोन सेक्रेटेड बाय, हार्मोन्स secreted by
एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। इट इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब ये कई तरह का होता है, कई तरह का होता है, जैसे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, अच्छा इसके बारे में, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या होता है? तो आप कह सकते हैं हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स involved in ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है बेटा। एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा सेक्रेटेड वैसा हार्मोन जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, क्या कहलाता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। क्या कहलाता है बेटा? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। Cortisol is the main glucocorticoids. Corticoids regulate balance of water electrolyte, mineralocorticoids. इसका ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। क्या है इसका एग्जाम्पल? कॉर्टिसोल। तो ये हो गया ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या होता है? हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब दूसरा होता है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मिनरलोकार्टिकॉइड्स, कार्टिकॉइड्स क्या होता है? हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, involved in water and mineral water electrolyte balance, water electrolyte balance। कहता है क्या? एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज वह हार्मोन जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इन्वॉल्व होता है, क्या कहता है? मिनरलोकार्टिकॉइड्स। क्या कहलाता है बेटा? मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मेन है एल्डोस्टेरॉन, मेन मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की बात अगर फिर से हो रही है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या होता है बेटा? हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व इन क्या बोलो? इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोजेनेसिस नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, जहां भी लाइसिस लगा हुआ मतलब वो टूट रहा है। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड। क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड। क्या हो गया? लिपोलाइसिस। क्या बेटा? लिपोलाइसिस। फिर है प्रोटियोलाइसिस।
प्रोटियोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल। देखो जब तक इन सब मोलिक्यूल को तोड़ेगा नहीं, जब तक इन सब मोलिक्यूल्स को तोड़ेगा नहीं, एनर्जी कहां से लाएगा बॉडी? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल। ठीक है, अच्छा। और प्रोटियोलाइसिस इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड अपटेक को बढ़ाता है, एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन एंड अपटेक, एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन एंड अपटेक, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज किडनी फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करता है, हार्ट की फंक्शन को मेंटेन करता है, हार्ट की फंक्शन को मेंटेन करता है, जो वेसिकल्स होते हैं उनको फंक्शन को मेंटेन करता है, साथ ही किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स particularly cortisol produces anti-inflammatory reaction, cortisol mainly cortisol क्या करता है? cortisol anti-inflammatory reaction प्रोड्यूस करता है। कार्टिसोल क्या करता है बेटा? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को इंड्यूस करता है। कार्टिसोल क्या करता है बेटा? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कार्टिसोल क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है। कार्टिसोल कौन? कार्टिसोल आ गया। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, और ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं होने देता है। कौन? कार्टिसोल। चलिए कार्टिसोल के बारे में 2 पॉइंट। कार्टिसोल क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूसेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसके साथ ही साथ इट मेंटेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। क्या करता है? सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। कार्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, ये आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद दूसरा हो गया एल्डोस्टेरॉन। पहला कार्टिसोल की बात हुई, अगला हम बात कर देंगे एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन मेनली एक्ट एट रेनल ट्यूब्यूल्स। किस पर एक्ट करता है? रेनल ट्यूब्यूल पर, रेनल ट्यूब्यूल पर। रेनल ट्यूब्यूल कहाँ होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना। रेनल ट्यूब्यूल्स किडनी में, रेनल ट्यूब्यूल्स स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर। और ये क्या स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट सोडियम Na+ ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, H2O रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन एंड K+ और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रिएशन,
तो एल्डोस्टेरॉन जो है रेनल ट्यूब पर एक्ट करके सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पोटेशियम और फॉस्फेट एक्सीक्रिएशन को बढ़ाता है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। यानी एल्डोस्टेरॉन कहाँ हेल्प करता है? तो कहता है कि एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन किसमें हेल्प करता है बेटा? तो पहला मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस मीन्स Na+, Ca2+, PO4 3- इन सब आयन की बैलेंस में हेल्प करता है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब आपने देखा ना कि जब पानी कम पीते हैं तो टॉयलेट कम होने लगता है, पानी ज्यादा पीते हैं टॉयलेट बढ़ जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? एल्डोस्टेरॉन के कारण, कि जब वाटर की कमी हो जाती है तो बॉडी फ्लूइड को रिलीज होने नहीं देता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ये सब कौन करता है बेटा? एल्डोस्टेरॉन। A small amount of androgenic steroids also secreted by renal cortex, growth of axial hair। अब इसमें एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी ये रिलीज करता है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या क्या रिलीज कर रहा है बेटा? ग्लूकोकार्टिकॉइड, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या करवाता है? हेल्प्स इन किसमें? एक्सियल हेयर ग्रोथ, जो हमारे शरीर पर हेयर होता है, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर ग्रोथ, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी के दौरान प्यूबिक और फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्सियल हेयर ग्रोथ, हाथ पैर पे बाल आना, छाती पे बाल आना, ये सब बाल आना किसके कारण पॉसिबल होता है? एल्डोस्टेरॉन के कारण पॉसिबल हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन के कारण पॉसिबल हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए पॉसिबल हो जाता है। चलिए अब आगे थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें हम लोग पैंक्रियाज, चलिए पैंक्रियाज खत्म कर लेते हैं, पैंक्रियाज की बात करते हैं। पैंक्रियाज ये देखिए पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज एज ग्लैंड, पैंक्रियाज एज ग्लैंड की बात करेंगे। पैंक्रियाज क्या करे? पैंक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड, एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पैंक्रियाज है ये देख रहे हैं, पैंक्रियाज है, ये दो तरह के ग्लैंड के रूप में काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी और एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी। यानी वैसे ग्लैंड के रूप में भी जो अपना सेक्रेशन यानी हार्मोन ब्लड में रिलीज करता है, और वैसे हार्मोन के रूप में भी जो अपना सेक्रेशन या हार्मोन ब्लड में रिलीज नहीं करके कहीं और रिलीज करता है। जैसे पैंक्रिएटिक हार्मोन क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाता है ना, डाइजेस्टिव हार्मोन रिलीज भी करता है। तो कहता है कि एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड
इंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इंडोक्राइन के रूप में क्या करता है ये ग्लूकोज, है ना, इंसुलिन रिलीज करता है। तो कह रहा है इसमें ये मिलियंस ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है। अब यहाँ पर नंबर है, याद रखिएगा कि पैंक्रियाज में 10 से 20 लाख आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। पैंक्रियाज की अगर बात करते हैं तो कंटेन 10 to 20 लाख आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। Normal human pancreas represent 1 to 2% of pancreatic tissue. Two main types of cell. अब isolates of Langerhans में isolates of Langerhans में Langerhans में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, दो तरह के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल क्या सेक्रेट करता है, ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है ग्लूकागॉन। क्या सेक्रेट करता है बेटा, क्या करता है बेटा, ग्लूकागॉन। क्या सेक्रेट करता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है बेटा, एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये, पेप्टाइड हार्मोन है। और ये क्या करता है, क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल हेपेटोसाइट इंक्रीज ब्लड शुगर। कहां एक्ट करता है, एक्ट ऑन लीवर सेल, लीवर सेल, एक्ट ऑन लीवर सेल और हेपेटोसाइट्स। ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो जो पैंक्रियाज का अल्फा सेल है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। इसके साथ ही साथ ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट करता है, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन हेल्प्स इन सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन। और ग्लूकागॉन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल को बढ़ाता है, सेलुलर ग्लूकोज इंटेक को बढ़ा देता है। सेल अपना ग्लूकोज ज्यादा लेता है, जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो ग्लूकोज बढ़ा देता है। दूसरा कहता है इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसका एग्जाम्पल, पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल क्या हो गया, इंसुलिन। इंसुलिन प्लेज रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। इंसुलिन हेपोसाइट्स यानी सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू के पर, एडिपोसाइट्स पर और हेपेटोसाइट्स पर एक्ट करता है। इनहैंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सो देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया। अब कहता है इंसुलिन की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन की बात करते हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इंसुलिन क्या है बेटा, एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है बेटा, पेप्टाइड हार्मोन है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या करता है, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैटिस का मतलब क्या हो गया, मतलब मतलब इसकी क्वांटिटी को एक लेवल तक मेंटेन करना। ग्लूकोज हेमोस्टैसिस को मेंटेन करता है। किस पर एक्ट करता है, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोज टिश्यू पर। एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स।
एडिपोज टिश्यू पर। इनहैंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इनहैंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ताकि सेल ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ले, एनर्जी बढ़ाए, सेल अपनी एनर्जी बढ़ाए, सेल का ग्रोथ हो, सेल का डेवलपमेंट, सेल की फंक्शनिंग इनहैंस्ड हो जाए, जिसके कारण ग्लूकोज जो है मूव करने लगता है, ग्लूकोज का मूवमेंट होने लगता है फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है ग्लूकोज को, और यहां से प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रोमोट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होने लगता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में कन्वर्जन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में कन्वर्जन या ग्लूकागॉन में कन्वर्जन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्जन। द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड मेंटेन ज्वाइंटली बाई इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब ग्लाइकोजेनेसिस को में किस किस का रोल होता है, एक तो ग्लूकोज का रोल होता है और दूसरा किसका रोल होता है, ग्लूकागॉन का और इंसुलिन, ये दोनों कलेक्टिवली ग्लूकागॉन में ग्लाइकोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। अब डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस की तो हम बात किए थे। डायबिटीज इंसिपिडस क्या था कि ब्लड बॉडी में वाटर की कमी से ग्लूकोज का बढ़ जाना, डायबिटीज इंसिपिडस, और बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस की कमी के कारण ग्लूकोज का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है इंक्रीज इन sugar level in blood due to malfunctioning of or due to prolonged hyperglycemia, और malfunctioning of pancreas, loss of glucose through urine, formation of ketone bodies। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या हो गया, शुगर इन ब्लड, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रो यूरिन, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। डायबिटिक पेशेंट यानी डायबिटिक मेलिटस कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी क्या होता है, इंसुलिन
therapy used to treat diabetes mellitus, डायबिटीज मेलिटस, ना कि डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ वाटर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।